हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। On the basis of magnetic properties, materials are classified into mainly 3 categories. These 3 categories are diamagnetic materials, then paramagnetic, then ferromagnetic. मैं वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, कैसे होते हैं ये मटेरियल्स। अभी कॉज पे नहीं आएंगे कि क्यों ये ऐसा बिहेव करते हैं। सबसे पहले आप पहचानिए तो सही इनका बिहेवियर कैसा है, कौन सा मटेरियल डायामैग्नेटिक है, कौन सा पैरा, कौन सा फेरो। सबसे पहले इनके बिहेवियर में के बेसिस पे इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से एग्जामिन करेंगे और लास्ट में आके आएंगे रीजनिंग पे कि भैया क्यों ये ऐसा बिहेव करते हैं। राइट। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक है, इनका बिहेवियर एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के ऑपोजिट है। लेकिन पैरा और फेरो की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। तो फिर फर्क क्या है? जो प्रॉपर्टी पैरा शो करेगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी वही प्रॉपर्टी शो करेगा, बट ज्यादा स्ट्रांगली शो करेगा। ठीक है, चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, diamagnetic materials get weakly magnetized opposite to the direction of applied field. Very important, opposite to the direction of applied field. Paramagnetic get again weakly magnetized but in the direction of applied field. देखिए दोनों opposite है, दोनों weakly magnetize हो रहे हैं, एक opposite to applied field, एक in the direction of applied field. और ferromagnetic strongly magnetize हो रहे हैं in the direction of applied field. इसकी और इसकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, दोनों मैग्नेटाइजेशन एक्वायर कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। हाँ, इसमें वीक मैग्नेटाइजेशन आ रही है, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन आ रही है। इसमें भी वीक आ रही है लेकिन इसमें ऑपोजिट टू अप्लाइड फील्ड। तो इन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसका और इसका बिहेवियर एक जैसा है। जो बिहेवियर ये शो करेगा फेरोमैग्नेटिक ज्यादा स्ट्रांगली वैसा ही बिहेवियर शो करेगा। राइट। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? It get weakly magnetized opposite to the direction of applied field. Suppose मैंने यहां पे एक डायामैग्नेटिक रॉड रखी, एक मटेरियल रखा। अब मैग्नेटाइज करने के लिए बेटा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। सपोज आपने इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, तो अब इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आनी चाहिए। अब मैग्नेटाइजेशन किस तरह की आएगी? ऑपोजिट मैग्नेटाइजेशन, उल्टी वाली मैग्नेटाइजेशन। जहां से फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, यहां पे साउथ पोल आने की बजाय यहां पर नॉर्थ आएगा और यहां पे साउथ। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ। तो आप ऐसा कहिए उल्टी पोलैरिटी इंड्यूस होगी, या ऐसा कहिए जो इसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगी वो अप्लाइड फील्ड के ऑपोजिट होगी। ठीक है। वैसा ही जब हम पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल की बात करें, किसी पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल के ऊपर हम एक फील्ड अप्लाई करें, तो ये भी मैग्नेटाइज होगा, वीकली ही मैग्नेटाइज होगा। इसमें भी वीक पोल डेवलप हुए, इसमें भी वीक पोल डेवलप हुए, बट इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैग्नेटाइजेशन आ रही है। मतलब जिस एंड से फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, जो एंड आपको पहले दिख रहा है, अगर आप फील्ड के अलॉन्ग चलें तो यहां साउथ पोल इंड्यूस हो रहा है और यहां नॉर्थ इंड्यूस हो रहा है। तो इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? पैरेलल टू द अप्लाइड फील्ड। इस केस में जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन क्या? ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। राइट। इस केस में भी ऐसा ही बिहेवियर होगा, बट स्ट्रॉन्ग पोल्स डेवलप हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन आएगी। राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। वीकली मैग्नेटाइज्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। डायामैग्नेटिक वीकली मैग्नेटाइज होंगे, पैरामैग्नेटिक भी वीकली मैग्नेटाइज होंगे बट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। राइट। अब आते हैं बेटा सेकंड प्रॉपर्टी पे। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स इनको रिपेल करते हैं बट वीकली रिपेल करते हैं। कॉमन सेंस की बात है। अब यहां ये फील्ड अप्लाई किया, मान लीजिए मेरे पास एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है, मैं इसके पास एक बार मैग्नेट लेकर आता हूं। सपोज इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है यहां पे। तो अभी अभी मैंने बताया ये नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर आती है ना, तो ये फील्ड लाइंस इस तरह से चल रही होंगी। तो अगर यहां से फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहां पर कौन सा पोल इंड्यूस हो रहा है? आप देख रहे हैं ऊपर वाली डायग्राम में, यहां नॉर्थ इंड्यूस हो रहा है। तो अगर यहां नॉर्थ इंड्यूस हो रहा है तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा कि नहीं? सो दीज मटेरियल्स आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। वैसे यहां पर आ जाइए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। वीकली रिपेल क्यों? क्योंकि वीक पोल डेवलप हुआ है।
इसमें भी मान लीजिए बेटा यहां पे आपने एक बार मैग्नेट रखा, ये नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं इस तरह से। अब यहां पर आपने एक पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल रखा, तो पैरामैग्नेटिक में यहां कौन सा पोल इंड्यूस हुआ? साउथ। अब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? देखिए जरा। हाँ, फेरो है तो फेरो में स्ट्रॉन्ग पोल डेवलप हो रहे थे, दैट्स वाई वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा था। यहां आते हैं बेटा आगे फिर से। अगर हम एक डायामैग्नेटिक रॉड को फ्रीली सस्पेंड करें किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इट विल रेस्ट विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फील्ड। कि किसी अप्लाइड फील्ड के अंदर मैं एक डायामैग्नेटिक रॉड को अगर सस्पेंड करता हूं तो ये इस तरह से रेस्ट करेगी कि अगर आपने फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो ये रॉड इस तरह से रेस्ट करेगी कि इस रॉड का एक्सिस एंगल 90 डिग्री बना रहा होगा अप्लाइड फील्ड के साथ। वैसे अगर आप पैरामैग्नेटिक रॉड को किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर सस्पेंड करते तो ये इस तरह से रेस्ट करती कि इसका एक्सिस एंगल 0 बना रहा होता, मतलब एक्सिस पैरेलल टू फील्ड होता। कॉमन सेंस की बात है। देखो यहां पे ये साउथ पोल नॉर्थ के सामने साउथ इंड्यूस हो रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा, तो ये ऐसे ही रेस्ट करेगी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, अगर मैंने इस तरह से ये रॉड यहां पे रखी तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ गया तो इसको रिपेल करेगा। अगर ये एंड होता तो इस एंड पे नॉर्थ इंड्यूस हो जाता। तो ये हमेशा रिपल्शन मिनिमम कब होगी? जब ये इस ओरिएंटेशन में रेस्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू अप्लाइड फील्ड। क्लियर हुआ बेटा ये पहली 3 प्रॉपर्टीज। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी यहां पे भी सेम रहेगी जो पैरा के केस में है। व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक रॉड इज सस्पेंडेड फ्रीली, it rests with its axis perpendicular to parallel to the applied field. Next बेटा modification of magnetic field lines। अगर एक डायामैग्नेटिक मटेरियल किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं तो फील्ड लाइंस में कुछ चेंज देखने को मिलता है आपको। फील्ड लाइंस मॉडिफाई हो जाती हैं। यहां देखिए ये बेटा इतनी स्पेस से 3 लाइंस जा रही थी, लेकिन यहां मैंने डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा तो हमने देखा सिर्फ एक ही लाइन इसके अंदर गई, 2 लाइंस घूम के बाहर से चली गई। फील्ड लाइंस को पसंद नहीं है डायामैग्नेटिक रास्ता। फील्ड लाइंस डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से नहीं पास कर सकती, या करेंगी तो कम पास करेंगी। क्यों? सोचिए। तो फिलहाल तो प्रॉपर्टी बता रहा हूं, आप इसको ऐसा कह सकते हैं, फील्ड लाइंस आर एक्सपेल्ड बाय अ डायामैग्नेटिक मटेरियल। नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, फील्ड लाइंस आर एक्सपेल्ड बाय अ डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, फील्ड लाइंस को वीकली एक्सपेल करता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। और अगर यही डायामैग्नेटिक की जगह मुझे पैरामैग्नेटिक मटेरियल में रखूं तो आप देख रहे हैं बाहर से फील्ड लाइंस रेयर है, अंदर इसके कंसंट्रेट हो गई, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा फील्ड लाइंस को। फील्ड लाइंस प्रेफर टू पास थ्रू अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल and they do not prefer to pass through a diamagnetic material। वैसे यहां फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा तो फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होगी अंदर, तो फील्ड लाइंस को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसीलिए आपको याद होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जब हमने बनाया था तो वहां मैंने क्या रीजन दिया था? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड लाइंस किसी भी ओरिएंटेशन में कोई ना कोई फील्ड लाइंस होंगी जो पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल पास करती हैं, और उसका रीजन क्या था? कॉइल के अंदर हमने एक फेरोमैग्नेटिक कोर, सॉफ्ट आयरन का कोर रखा था, तो फील्ड लाइंस बाहर से जाने की बजाय प्रेफर करेंगी उस प्लेन से पास करना, कॉइल के प्लेन से। राइट? ऐसा क्यों? अब इसके रीजन पे भी आ जाइए। पहले तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, इस साल तो चांसेस नहीं है, वरना कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रॉ द मॉडिफिकेशन ऑफ फील्ड लाइंस in case of a paramagnetic material, in case of a ferromagnetic या diamagnetic when it is placed in a uniform magnetic field, right? अब ये फील्ड लाइंस क्यों मॉडिफाई हुई, इसके लिए पहले समझिए फील्ड लाइंस होती क्या है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सचमुच में कोई लाइंस तो होती नहीं मैग्नेट के आसपास, isn't it? ये तो सिंपली हम डायग्राम बनाते हैं, फील्ड की फोटो बनाते हैं फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए। जहां फील्ड ज्यादा हो वहां फील्ड लाइंस कंसंट्रेट हो जाते हैं, जहां फील्ड कम हो वहां फील्ड लाइंस रेयर हो जाती हैं। तो जैसे ही आपने एक डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को किसी फील्ड के अंदर रखा तो इसमें वीक मैग्नेटाइजेशन आई ऑपोजिट टू फील्ड, तो इसके अंदर जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से चलनी चाहिए, इजंट इट सो? क्योंकि यहां नॉर्थ इंड्यूस हुआ, नॉर्थ से बाहर आएंगी और साउथ में जाके एंटर करेंगी। तो मैग्नेट के अंदर अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हुई कि नहीं?
तो रॉड के अंदर फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जानी चाहिए, कम होने का मतलब फील्ड लाइंस रेयर हो जानी चाहिए। और बाहर वाली साइड देखो, यहां पे अप्लाइड फील्ड ये है और ये बार मैग्नेट का फील्ड, यहाँ इसकी मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो फील्ड आ रहा है ये देखो सेम डायरेक्शन में, तो बाहर फील्ड कंसंट्रेट हो जाना चाहिए, इसलिए बाहर फील्ड लाइंस कंसंट्रेट होगी, अंदर रेयर होगी। हम इसको ऐसा कह सकते हैं, फील्ड लाइंस आर एक्सपेल्ड बाय अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। पैरा की बात करें, पैरा और फेरो की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तो यहां पर अगर आप देखें नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलेंगे और साउथ में आके एंटर करेंगे। बाहर के रीजन में अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है, जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से फील्ड आ रहा है और जो बाहर से आपने अप्लाई किया, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। लेकिन अंदर अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन भी यही और इंड्यूस्ड फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, इसलिए अंदर फील्ड लाइंस कंसंट्रेट हो जाती हैं। बाकी फेरो का बिहेवियर तो ऐसा है ही, हाँ वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है तो अंदर फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पहली तीन ये प्रॉपर्टीज और चौथी प्रॉपर्टी ये मॉडिफिकेशन ऑफ फील्ड लाइंस, और इसमें हमने ये भी पढ़ा कि कौन फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर रहा है और कौन रिपेल कर रहा है ऐसा कहिए, या एक्सपेल कर रहा है ऐसा कहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। अभी तक हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रख के प्रॉपर्टीज को एग्जामिन किया। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखें, इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, एक डायामैग्नेटिक मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, पैरा कैसे बिहेव करेगा और फेरो कैसे बिहेव करता है, तो लिख लीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स में, इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो मैं तीनों के लिए कॉमन यहां पे हेडिंग दे रहा हूं, इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। कहीं पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहीं पे फील्ड वीक है। इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड रीजन, फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड रीजन। स्ट्रॉन्ग फील्ड से दूर भागेंगे और वीकर फील्ड की ओर आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी कहा था मैग्नेट्स इसको रिपेल करते हैं, तो जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहां ज्यादा रिपल्शन होगी, जहां वीक फील्ड होगा वहां कम। तो एज अ रिजल्ट ये स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड रीजन की ओर मूव करेंगे। पैरामैग्नेटिक टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन, वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन, and this property is same for ferromagnetic materials. जनरली बेटा डाया और पैरामैग्नेटिक मटेरियल तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में हमें मिलते हैं। अभी साइंटिस्ट लोगों ने कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कुछ अलॉय से बनाए हैं जो सेमी सॉलिड हैं, वो जो जेल टाइप के मटेरियल्स हैं, वरना ये ज्यादातर हमें सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं। ये दोनों लिक्विड और गैसियस स्टेट में मिल सकते हैं। सपोज मैं यहां दो बार मैग्नेट्स रखता हूं, यहां ये किसी हॉर्सशू मैग्नेट के दो पोल्स हैं, एक बार इस तरह से रखा और अगली बार पोल्स को थोड़ा दूर करके रखा, नॉर्थ और ये साउथ। अब यहां पर डिश में अगर मैं एक डायामैग्नेटिक लिक्विड रखूं तो दोनों केसेस में ये डायामैग्नेटिक लिक्विड कैसे रेस्ट करेगा। इस केस में बेटा डायामैग्नेटिक लिक्विड के लंप्स यहां बनेंगे, बीच में डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि पोल्स के बीच में फील्ड स्ट्रांग होगा पोल्स के पास, तो स्ट्रांग फील्ड से दूर भागेंगे वीकर फील्ड की ओर। यहां पे पोल्स दूर दूर रख दिए तो बीच में फील्ड वीक हो गया, यहां फील्ड स्ट्रांग है तो यहां कम कंसंट्रेट होगा, सेंटर में लंप क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसके साथ ही अगर पैरामैग्नेटिक के केस में यही दोनों केसेस हम स्टडी करें, एक बार ये मैग्नेटिक पोल्स बड़े करीब रखे हैं, मतलब बीच के रीजन में फील्ड स्ट्रांग है, और एक बार पोल्स को थोड़ा दूर कर दिया तो इसका मतलब बीच के रीजन में फील्ड वीक है और पोल्स के पास स्ट्रांग है। यहां पर एक डिश के अंदर मैं अगर पैरामैग्नेटिक लिक्विड पोर करूं तो इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में सेंटर पे लंप बनेगा, क्योंकि सेंटर पे फील्ड स्ट्रांग है, ये वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन की ओर भागता है। इस केस में देखिए बेटा, इस केस में यहां लंप बनेगा और बीच में डिप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि बीच में फील्ड वीक है, कॉर्नर्स पे स्ट्रांग है। रही बात फेरो की, तो मैंने पहले ही कहा कि ये लिक्विड स्टेट में मिलता नहीं है, हालांकि प्रॉपर्टी इसकी भी ऐसी, अगर लिक्विड हो फेरोमैग्नेटिक तो वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा।
किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बहुत ज्यादा गर्म कर दो तो वो वापस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो फिलहाल ये आगे, हाँ, अगर किसी यू ट्यूब के अंदर, इस तरह की ट्यूब के अंदर मैं एक डायामैग्नेटिक लिक्विड पोर करता हूं तो इसका बिहेवियर कैसा होगा। देखो जैसे हम पोर करेंगे, नॉर्मली दोनों लिम्स के अंदर लेवल बराबर होना चाहिए। अब सपोज एक लिम्ब के ऊपर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं, ये नॉर्थ ये साउथ, तो क्या होगा, इस लिम्ब के अंदर इसका लेवल डिप्रेस हो जाएगा और दूसरी लिम्ब के अंदर इसका लेवल राइज कर जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड से ये दूर भागेगा। दीज मटीरियल्स आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स या मैग्नेट्स। वैसे यहां पर अगर किसी यू ट्यूब के अंदर मैं एक पैरामैग्नेटिक लिक्विड पोर करूं तो क्या होगा, जिस लिम्ब में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उस लिम्ब के अंदर इसका लेवल राइज करेगा और दूसरी लिम्ब के अंदर इसका लेवल फॉल करेगा, क्योंकि ये वीकर फील्ड से स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन की ओर भागते हैं, तो फील्ड इनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी आई होप, ठीक है। तो फेरो तो लिक्विड स्टेट में होते नहीं, अगर होते तो सेम प्रॉपर्टीज वो भी ऐसी ही शो करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे बढ़ते हैं हम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं म्यू आर और ससेप्टिबिलिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया करते हैं हमेशा। कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी इसके बेसिस से पे क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है इस साल 2020 में ना आए इस कोविड पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट, इसके केस में रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज लेस देन 1, इसके केस में म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, इसके केस में रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज मच मच ग्रेटर देन 1, 500, 600, 700, 800, 1000 इस ऑर्डर की वैल्यू रहती है फेरोमैग्नेटिक में। इसमें 1 से थोड़ी सी कम, इसमें 1 से थोड़ी सी ज्यादा, उसमें तो कई गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। देखिए वैसे म्यू आर क्या होता है, आप जानते हैं म्यू आर इज इक्वल टू परमिएबिलिटी अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इन दैट मटेरियल अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम और एयर, या अप्लाइड फील्ड, ठीक है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अंदर फील्ड लाइंस रेयर हो जाती हैं क्योंकि इसमें मैग्नेटाइजेशन ऑपोजिट टू अप्लाइड फील्ड आ रही है। तो बाहर से अगर आप फील्ड अप्लाई कर रहे हैं बी नॉट, तो अंदर जाके ये फील्ड लाइंस रेयर हो गई, मतलब अंदर फील्ड कम हो गया बी, सो बी इज लेस देन बी नॉट, बिकॉज बी इज लेस देन बी नॉट, तो पक्की बात है म्यू आर इज लेस देन 1, बी इज लेस देन बी नॉट। इस केस में बी इज ग्रेटर देन बी नॉट, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, अंदर फील्ड लाइंस कंसंट्रेट हो रही है, इसमें मैग्नेटाइजेशन हो रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, अंदर फील्ड कंसंट्रेट हो रहा है, सो दैट इज व्हाई वी कैन से म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। और इस केस में अंदर का फील्ड जो है वो मच मच लार्जर देन मैग्नेटिक फील्ड इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो ये हो गया बेटा फेरोमैग्नेटिक। इसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज लेस देन 0, ऐसा कहो या ऐसा कहो इट हैज अ स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। इसके बेसिस पे तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वैल्यू दे दी जाती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल ए इज -0.02, मटेरियल बी इज +0.02, आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। जिसमें स्मॉल नेगेटिव वैल्यू होगी पक्की बात है वो मटेरियल डायामैग्नेटिक होना चाहिए। इस केस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ग्रेटर देन 0, या हम ऐसा कहें इट हैज अ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। अगर किसी की +0.02 आ रही है तो पक्की बात है वो पैरामैग्नेटिक होगा, +0.2 आ रही है तो भी पैरामैग्नेटिक, +0.5 आ रही है तो भी पैरामैग्नेटिक, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0। और इस केस में तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज मच मच ग्रेटर देन 0, दैट इज अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। कैसे पता चला, ऑलरेडी एक रिलेशन हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, दैट 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर, याद आया। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, म्यू आर -1,
इस केस में म्यू आर ग्रेट लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में से 1 माइनस करोगे तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू। इस केस में म्यू आर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 से 1 माइनस करोगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी लेकिन रहेगी तो पॉजिटिव। और इस केस में म्यू आर इज मच मच ग्रेटर देन 1, तो उसमें से 1 माइनस करोगे तो ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब 500 से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 499। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। एक दूसरे तरीके से देखिए, आपको पता था ससेप्टिबिलिटी इस चीज का इंडिकेटर है कि मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल पे कितना ज्यादा या कितना कम असर दिखाएगा। जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड उस पर ज्यादा असर दिखाएगा, जिसकी ससेप्टिबिलिटी कम, उस पर कम असर दिखाएगा। देखो ये दोनों में वीक मैग्नेटाइजेशन आती है, इसलिए इन दोनों के केस में वैल्यूज कैसी आ रही हैं, स्मॉल। हाँ, इसमें इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैग्नेटाइजेशन आई थी और इसमें ऑपोजिट टू फील्ड, उल्टी मैग्नेटाइजेशन, दैट इज वाई नेगेटिव। उल्टी मैग्नेट, हम फील्ड इधर अप्लाई कर रहे हैं, वो उल्टा मैग्नेटाइज हो रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं इस केस में कैसी वैल्यू आती है, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। और ये तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, इसलिए ससेप्टिबिलिटी हैज अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, राइट। एक और चीज यहां पे आप देख सकते हैं, इस केस में ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव रहती है बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। अगर मैं टेम्परेचर और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है बिकॉज ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी, राइट। इस केस में बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। इस केस में भी ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ आएगा तो ये ग्राफ इस तरह से नीचे आना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके सामने ग्राफ किसका गिवन हो, यहाँ पे 1/t प्लॉटेड और यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी, या यहाँ पे t और यहाँ पे 1/ ससेप्टिबिलिटी, फिर ये ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। इस केस में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। वहां पे भी ग्राफ अगर आपको बनाना पड़े तो आप ऐसा बना सकते हैं, वो रिलेशन आगे बताऊंगा मैं, क्यूरीज लॉ जब डिस्कस करूंगा फिर आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसकी। एक चीज और हम यहां पे डिस्कस कर सकते थे, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद H, M और H की वेरिएशन। अगर आप H मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करें और उसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन आएगी तो इसके केस में बेटा ये ग्राफ लीनियर रहेगा। हालांकि यहाँ पे ये ग्राफ अगेन नेगेटिव साइड पे जाएगा लेकिन ये ग्राफ कैसा रहेगा, लीनियर, मैग्नेटाइजेशन वर्सेस H। इस केस में अगर आप मैग्नेटाइजेशन वर्सेस H का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ शुरुआत में तो लीनियर रहता है बट जल्दी ही ये इसे थोड़ा डेविएट करता है और जल्दी ये सैचुरेटेड स्टेट आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन, MS। पूरी तरह से सैचुरेट हो गया। अब इसके बियॉन्ड अगर आप H बढ़ाओगे भी तो मैग्नेटाइजेशन फर्दर नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। अब रही बात बेटा फेरोमैग्नेटिक के केस में, यहां ये रिलेशन नॉन लीनियर रहता है, M वर्सेस H। तो यहां पर भी ये रिलेशन बिल्कुल, यहां तो स्टार्टिंग में तो लीनियर था, यहां बिल्कुल भी लीनियर नहीं रहता, ये इस तरह से जल्दी ही इसमें भी सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन आ जाती है, MS, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब कुछ एग्जांपल्स, कुछ ऐसे मटेरियल्स जो डायामैग्नेटिक हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स जो पैरामैग्नेटिक हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स जो फेरोमैग्नेटिक हैं। तो बेटा इसकी एग्जांपल्स आ गई, बिस्मथ, कॉपर, लेड, then we have nitrogen at STP, then we have water itself is a diamagnetic liquid, even common salt sodium chloride is also diamagnetic in nature, right। अब आते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक पे।
एल्यूमिनियम, सोडियम, oxygen at STP and copper chloride CuCl2 etc. all these are examples of paramagnetic materials. फेरोमैग्नेटिक की बात करें, आयरन, निकल, कोबाल्ट, फिर कुछ एलॉयज हमारे पास, एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट से मिला हुआ ये एलॉय है, एटसेट्रा, इवन स्टील, ऑल दीज मटेरियल्स आर एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक ये चीज समझ आई होगी कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज, इनका बिहेवियर आपको समझ आया होगा. अब मैं इनके रीजन एक्सप्लेन करने पे जा रहा हूं. ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं साथ साथ में. हाँ जी बेटा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किस कारण से ऐसा है. जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का बिहेवियर हमने स्टडी किया, आफ्टर ऑल क्या रीजन था कि वो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, नंबर 1, एंड दैट टू इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड. उसका कारण है जितने भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स, कुछ भी, दे कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, एवरी एटम और मॉलिक्यूल पोजेस अ फाइनाइट डायपोल मोमेंट. एवरी एटम और मॉलिक्यूल पोजेस अ फाइनाइट डायपोल मोमेंट. देखिए, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, बोहर्स मैग्नेट्रॉन हमने पढ़ा था. इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम के पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाती है. इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो उसकी वजह से अलग डायपोल मोमेंट आएगी, दैट इज बोहर्स मैग्नेट्रॉन. 9.27 into 10 to the power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला. सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा into 2, थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा into 3 एंड सो ऑन. फिर भी बहुत सारे एटम्स मटेरियल्स के ऐसे होते हैं जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो एक पेयर अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, दोनों की वजह से जो डायपोल मोमेंट क्रिएट होगी वो एक दूसरे को कैंसल आउट करेगी. और ये आपने केमिस्ट्री में अच्छे से ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, किस तरह से उनकी पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की. यहां पे बेटा याद रखिएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो हैं जिनके बैलेंस ऑर्बिट में लास्ट में कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मतलब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रही है, उस डायपोल मोमेंट को कैंसल आउट करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं है, तो इनकी डायपोल मोमेंट कैंसल आउट नहीं कर पा रही. एज ए रिजल्ट एवरी एटम और मॉलिक्यूल पोजेस अ फाइनाइट डायपोल मोमेंट. मतलब जितने भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उनका हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल एक छोटा सा मैग्नेटिक डायपोल है, एक छोटा सा बार मैग्नेट है. हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल एक छोटा सा बार मैग्नेट है. किसका? किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का. हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल एक छोटा सा बार मैग्नेट है. ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी आई होप. दूसरा, जब ये हर एक एटम पे डायपोल मोमेंट है, तो फिर पूरा क्रिस्टल एज अ डायपोल क्यों नहीं बिहेव करता? बिकॉज दीज एटॉमिक डायपोल्स या मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड. ये पिछले एक लेक्चर पे भी मैंने शॉर्टकट में डिस्कस किया था. दे आर रैंडमली ओरिएंटेड इन सच अ वे कि इन सब के डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम जो है वो 0 है. ठीक है, सो समेशन ऑफ m वेक्टर इज इक्वल टू 0. नेट डायपोल मोमेंट ऑफ द क्रिस्टल इज 0. लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाई करते हैं, ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेटिक डायपोल पे टॉर्क लगाएगा. आपने बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है. इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बहुत सारे ऐसे ऐसे एटम्स थे, हर एक एटम के पास डायपोल मोमेंट है. इन पे टॉर्क एक्ट करेगा और इनकी टेंडेंसी क्या होगी? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड खुद को अलाइन करें. जैसे ये पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड खुद को अलाइन करेंगे तो ओवरऑल पूरे क्रिस्टल पे कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आ जाएगी. पूरा क्रिस्टल भी एक मैग्नेटिक डायपोल बन चुका होगा, एक बार मैग्नेट बन चुका होगा, क्योंकि अब सब की डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम 0 नहीं होगा. अब सब की डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम 0 नहीं हो सकता.
सबके साउथ एक साइड आ गए इसलिए यहां पर एक वीक साउथ पोल आ गया, सबके नॉर्थ एक साइड आ गए इसलिए यहां पे एक नॉर्थ पोल आ गया, राइट। तो ये बात समझ आई, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऐसा क्यों है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एज ए रिजल्ट हर एटम या मॉलिक्यूल के पास कुछ फाइनाइट डायपोल मूवमेंट है, बट ये इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं कि इन सब की डायपोल मूवमेंट का सम जीरो होता है। पूरा क्रिस्टल देखोगे तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन जैसे आप फील्ड अप्लाई करते हैं इन सब पे टॉर्क एक्ट करता है, सबकी टेंडेंसी होगी पैरेलल टू फील्ड अलाइन करने की। जब ये पैरेलल टू फील्ड अलाइन करेंगे, अगर पूरी तरह अलाइन कर गए तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन, इससे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन इसमें नहीं आ सकती। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करोगे उतनी मैग्नेटाइजेशन बढ़ती है, लेकिन जल्दी ही एक स्टेज आती है कि जब ये सारे डायपोल अलाइन हो जाएं, एटॉमिक डायपोल या मॉलिक्यूलर डायपोल एक डायरेक्शन में, तो हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन में सैचुरेशन आ चुकी है, इसके बियॉन्ड ये मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। अब समझ आया क्यों ये वीकली मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए एक चीज पे और डिस्कस कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई किया, फील्ड ने काम किया इनको अलाइन करने का, अगर हम इसको हीट करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, एंड टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, रैंडम वाइब्रेशन, तो इनकी टेंडेंसी होगी फिर से रैंडम ओरिएंटेशन में जाने की। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन कम होगी, और एच आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड उतना ही रखा, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाया तो मैग्नेटाइजेशन कम होगी, या सिंपल वर्ड्स में हम कहें इसकी ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक लॉ है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या कहता है, ये कहता है इन केस ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये क्यूरीज लॉ इन पैरामैग्नेटिज्म है। दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहां पर अगर हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएं दैट इज सी। व्हाट इज दिस सी? दिस सी इज कॉल्ड क्यूरीज कांस्टेंट। ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है बेटा, हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है इसकी वैल्यू डिटरमिन करने के लिए, जो आप हायर लेवल्स पे बढ़ेंगे। फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये लॉ याद होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी। किस बेसिस पे ये कह रहा हूं, अगर आप खुद देखिए, कॉमन सेंस की बात है, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटाइजेशन आनी चाहिए। और अभी भी मैंने डिस्कस किया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडम मोशन बढ़ेगा तो डोमेन जो अलाइन हुए हैं ये फिर से रैंडम होंगे तो मैग्नेटाइजेशन कम होगी। सो दैट मीन्स मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो हम कह सकते हैं मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू एच अपॉन टी। दैट मीन्स मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c इंटू एच अपॉन टी। इस h को लेफ्ट साइड ले आओ, सो m अपॉन h इज इक्वल टू c अपॉन टी। सो m अपॉन h क्या है, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। सो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू c अपॉन टी। ये वही रिलेशन है जो मैंने यहां लिखा। सो याद रखिएगा, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट। ये भी प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये कहता है क्यूरीज लॉ। कई बार कुछ बुक्स में आपको इसकी जगह ये भी मिलेगा, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी या बी नॉट अप्लाइड फील्ड, एंड बी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो बात तो वही होगी, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, वरना आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर यही है। मैं डाया पे बाद में आऊंगा, फिलहाल पैरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर भी ऐसा ही है, एक आयरन की रॉड रखूं, इस पे कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाई करूं ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है पैरामैग्नेटिक की तरह, बट ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन एक्स्ट्रा है, इससे ज्यादा है। क्या है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स। यहां मैग्नेटिक डोमेन्स बन चुके होते हैं।
डोमेन क्या है? कुछ ऐसे एटम्स का ग्रुप, इसमें अप टू 10 टू द पावर 11 एटम्स तक हो सकते हैं। ऐसे एटम्स जिन सब की डायपोल मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन में अलाइंड हो। लेक्चर लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूं, तो बेटा इसको आप लिख सकते हैं, अ मैग्नेटिक डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ atomic magnetic dipoles या molecular magnetic dipoles which have their magnetic dipoles aligned in same direction। इसका साइज अप टू 1 मिलीमीटर तक हो सकता है, और 1 मिलीमीटर इतना बड़ा साइज है कि आप इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स का एक ग्रुप, ऐसे एटम्स कैसे, जैसे वाले जिन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, सबके पास डायपोल मोमेंट थी, लेकिन ये डायपोल मोमेंट ये सब एक डायरेक्शन में अलाइन होकर ग्रुप बना चुके हैं। तो अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल देखेंगे तो इसके अंदर ये इस तरह से छोटे छोटे बार मैग्नेट्स हैं। पैरामैग्नेटिक में भी थे, बट पैरामैग्नेटिक में जो बार मैग्नेट थे वो एटॉमिक लेवल पे थे, एटॉमिक बार मैग्नेट्स, लेकिन इसमें मैग्नेटिक डोमेन्स है। बहुत सारे एटम्स का ग्रुप मिलकर एक डोमेन बनाता है। मतलब इसमें भी छोटे छोटे बार मैग्नेट है, छोटे छोटे डायपोल है, इसमें छोटे लेवल के डायपोल है, इसमें उससे कई गुना बड़े लेवल के डायपोल है। ऑलरेडी बने बनाए बार मैग्नेट अंदर पड़े हैं, बस वो रैंडमली ओरिएंटेड है। जैसे किसी की डायपोल मूवमेंट इधर है, किसी की इधर है, किसी की यहाँ है, किसी की यहाँ, तो इस तरह से ये डोमेन्स इस तरह से अलाइंड है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करते हो, ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डोमेन्स भी एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ये सारे के सारे डोमेन। क्योंकि जैसे ही फील्ड अप्लाई करोगे, फील्ड हर एक डोमेन पे टॉर्क लगाएगा। अब इन डोमेन्स की टेंडेंसी क्या होगी, एक डायरेक्शन में अलाइन होने की। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे डोमेन अलाइन हो जाएंगे, हो सकता है कुछ के डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो, बट ज्यादातर पहले क्या था, नेट डायपोल मोमेंट, इन सब की डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम 0 आ रहा था, अब वो 0 नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी जरूर होगा कि ये डोमेन कुछ इस तरह से अलाइंड होंगे। देखिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, एंड्स के पास इनकी अलाइनमेंट कुछ इस तरह से होगी। क्योंकि आपने देखा था ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलती हैं बाहर। यहां ऐसा देखिए, यहां ये जो टेल है, टेल ऑफ ईच, ये हर एक एरो क्या है, एक मैग्नेटिक डोमेन। टेल जो है इस मैग्नेटिक डोमेन का साउथ पोल है, इसका साउथ, इसका साउथ, इसका साउथ। तो क्या आपस में रिपेल करेंगे कि नहीं? तो थोड़े डाइवर्ज हो जाने चाहिए। ये वाले क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज इसके नॉर्थ के सामने किसी दूसरे का साउथ है, इसके नॉर्थ के सामने किसी दूसरे का साउथ है, इसके नॉर्थ के सामने किसी तो बीच वाले स्टेट अलाइंड है इस तरह से। लेकिन जो कॉर्नर्स वाले हैं वो थोड़े डाइवर्ज हो जाते हैं, इसलिए कॉर्नर के पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है। थोड़ा सा अंदर आओगे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और इन्हीं पॉइंट्स को हम मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं। सो मैग्नेटिक पोल किसी बार मैग्नेट के अंदर वो पॉइंट है, जब आप कॉर्नर से अंदर एंटर करें, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, वो पॉइंट एक पोल कहलाएगा। कॉर्नर्स पे ये डाइवर्ज हो गए, पोल की स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये नहीं है, जैसे अंदर बढ़ते बढ़ते यहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और इसके आगे फील्ड की स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म रहेगी। तो ये पॉइंट एक पोल है, ये पॉइंट दूसरा पोल है। इस पोल से इस साइड आ जाओगे तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब समझ आया, मैग्नेटिक लेंथ इज स्मॉलर देन ज्योमेट्रिक लेंथ। क्यों? पोल्स कॉर्नर पे ना लाई करके थोड़ा अंदर लाई करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इन सब की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहले ये आपस में अंदर ही क्लोज लूप बना रही थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी, पहले ये इस तरह से बना रही थी, लेकिन अब इसके नॉर्थ से निकली फील्ड लाइन इधर एंटर करेगी, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, और ये बाहर से घूम के ऐसे आएगी। कुछ फील्ड लाइंस इधर चली जाएंगी, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे आ जाएंगी। ठीक है, ये बात आपको समझ आई? कभी भी आप नोट कीजिएगा, आपके स्कूल की लैब्स में आप देखिए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन डोमेन्स की टेंडेंसी एक दूसरे से दूर चलते जाएं, रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो फिर से रैंडम होने के चांसेस होते हैं, इसकी मैग्नेटाइजेशन कम होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी इन पे एक्ट कर रहा होता है, वो भी इनको रैंडम करने की कोशिश करता है। आप कभी लैब में देखें बार मैग्नेट किस तरह से प्रिजर्व किए जाते हैं। ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ और साउथ पोल्स, ये दूसरा बार मैग्नेट, साउथ के सामने नॉर्थ और इसके नॉर्थ के सामने दूसरे का साउथ, और साइड्स पे हमने स्टील की स्ट्रिप्स लगाते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर्स। प्रोटेक्टर्स क्यों बोलते हैं इनको प्रोटेक्टर्स? बिकॉज इनके अंदर भी डोमेन्स हैं।
यहाँ वाले डोमेन इस तरह से अलाइंड है तो इसके अंदर भी डोमेन्स होंगे, इसके अंदर वाले डोमेन इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये घूम के इधर से आनी थी, उनके लिए एक आसान रास्ता बना देते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से ट्रेवल करेंगी। एज ए रिजल्ट इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंटैक्ट रहेगी, इसकी मैग्नेटाइजेशन विद टाइम कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये था बेटा फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बेटा एक चीज और है, above a particular temperature called Curie temperature, every ferromagnetic material converts into a paramagnetic material. Every ferromagnetic material converts to a paramagnetic material. And that temperature is called as critical temperature. Above a particular temperature called Curie temperature. अगर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप गर्म करते जाएं, क्यूरी टेम्परेचर को हम डिनोट करेंगे T विद द सब्सक्रिप्ट C से। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट्स टू पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट्स टू पैरामैग्नेटिक। क्यों, कैसे? भाई फंडामेंटली दोनों एक जैसे थे, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। इसमें सिर्फ डोमेन बन गया, ग्रुप बन गए, उनकी ग्रुपिंग पहले से होगी है। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो डोमेन टूटना शुरू हो जाएंगे, वो फिर से रैंडम हो जाएंगे। जो डोमेन बने थे वो रैंडम हो जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो थे ही, फर्क दोनों में पैरा और फेरो में यही था, फेरो में डोमेन बने हुए हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, इस टेम्परेचर को पार करोगे तो डोमेन टूट जाएंगे। डोमेन टूट जाएंगे तो फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में। इजंट इट सो? ठीक है। सो वैसे ही हमारे पास अब क्यूरीज लॉ इन फेरोमैग्नेटिज्म भी है। क्यूरीज लॉ इन फेरोमैग्नेटिज्म, क्यूरीज लॉ इन फेरोमैग्नेटिज्म क्या कहता है? ये कहता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अबव क्यूरी टेम्परेचर, नॉट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्योंकि वैसे भी ये लॉ किस पे एप्लीकेबल था, पैरामैग्नेटिज्म पे। जब ये लॉ पैरामैग्नेटिज्म पे एप्लीकेबल था तो ये फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कब बनेगा, जब टेम्परेचर एक्सीड करेगा किसको, क्यूरी टेम्परेचर को। तो जैसे ही टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर को एक्सीड करेगा तो उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो क्यूरीज लॉ है ये मॉडिफाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अबव द क्यूरी टेम्परेचर। तो आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू C डैश अपॉन T माइनस TC। C डैश अगेन यहाँ पे क्यूरी कांस्टेंट होगा, और मैंने पहले भी कहा क्यूरीज कांस्टेंट कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, केस टू केस, अलग अलग मटेरियल्स के केस में अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये था बेटा क्यूरीज लॉ इन फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स are classified into two categories. One is soft ferromagnetic, two we have hard ferromagnetic. Soft and hard, हम कई बार अक्सर वर्ड यूज करते हैं ना, सॉफ्ट आयरन कोर। तो भाई सॉफ्ट का मतलब यहां वो वाला सॉफ्ट नहीं है कि स्पॉन्ज की तरह सॉफ्ट होगा, यहां सॉफ्ट का मीनिंग कुछ और है, इसकी मैग्नेटिक नेचर है, सॉफ्ट एंड हार्ड। अब लिखिए सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, जल्दी से लिखिए। Soft ferromagnetic materials are those materials which once magnetized cannot be demagnetized easily, या which tend to retain their magnetization. उसको एक बार आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो मैग्नेट बन गया, वो उसकी टेंडेंसी है वो अपनी मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करके रखेगा, छोड़ेगा नहीं। अब आपने फील्ड हटा भी दिया, फील्ड अप्लाई किया, इसमें मैग्नेटाइजेशन आई, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, फील्ड हटा दिया तो भी ये मैग्नेट बना रहा। आई एम सॉरी, दैट इज हार्ड, सॉफ्ट नहीं, दैट इज हार्ड। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज व्हिच टेंड टू रिटेन देयर मैग्नेटाइजेशन। अपॉन रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजेशन वो रिटेन करके रखेंगे, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज हार्ड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है,
विच डू नॉट लूज देयर मैग्नेटाइजेशन इजीली, ऐसा कह लो, या विच टेंड टू रिटेन देयर मैग्नेटाइजेशन। सॉफ्ट आर दोज विच लूज द मैग्नेटाइजेशन इजीली ऑन रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाओगे, जब तक फील्ड रखा ये मैग्नेट है, जैसे फील्ड हटाया इसने अपनी मैग्नेटाइजेशन छोड़ दी। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। सॉफ्ट की प्रॉपर्टीज में लो कोएर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी। अभी बताऊंगा कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी क्या होती है। रिटेंटिविटी को हम रेमेनेंस भी कहते हैं कई बार, रेमेनेंस। तो लो रिटेंटिविटी, लो कोएर्सिविटी, ये सॉफ्ट की प्रॉपर्टी है। हार्ड की प्रॉपर्टी है हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी। रिटेंटिविटी भी हाई होगी, कोएर्सिविटी भी हाई होगी। क्या होती है रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी, अभी एक्सप्लेन करता हूं। दूसरी चीज, सॉफ्ट में नैरो हिस्टेरेसिस लूप, एच लूप लिख रहा हूं फिलहाल, हिस्टेरेसिस है, आगे फिनोमेना एक्सप्लेन करता हूं। इस केस में देयर इज ब्रॉड हिस्टेरेसिस लूप। सॉफ्ट कहां इस्तेमाल होते हैं? दे आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, टेम्परेरी मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप जानते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है? एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन का कोर इंसर्ट करो, जब तक करंट फ्लो करेगा तब तक वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। करंट स्विच ऑफ करोगे तो वो ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयरन की तरह बिहेव करेगा। तो हमने कहा था ना ये इजीली लूज कर देते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो टेम्परेरी मैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। जैसे मान लीजिए किसी क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज हो रहा है, उसको लोड लिफ्ट करना है, उसने आयरन के किसी कार के ट्रैश को उसने लिफ्ट किया, अब लिफ्ट करके ड्रॉप भी तो करना है। ड्रॉप वो तभी करेगा जब वो अपनी मैग्नेटाइजेशन लूज करेगा। तो क्रेन का ड्राइवर पीछे से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर देगा, वो उसको रिलीज कर देगा, क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ होगा ये अपनी मैग्नेटाइजेशन लूज कर देगा। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स के लिए। फॉर एग्जांपल एल्निको विच इज एन एलॉय, स्टील ये हार्ड है, आयरन सॉफ्ट है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट को एक बार मैग्नेटाइज किया तो जैसे ही फील्ड हटाओगे वो इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। हार्ड आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाता। ये फंडामेंटल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहेगी बेटा। अब बेटा इसी में एक चीज है हिस्टेरेसिस। इलास्टिसिटी में भी हिस्टेरेसिस है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, और अभी तो ये भी हिस्टेरेसिस भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया, बट शॉर्टकट में डिस्कस करूंगा मैं। अगर आप किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हो और मैं H वर्सेस M, और कई बार हो सकता है M की जगह B लिखा हो, एक ही बात है, ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगी तो क्रिस्टल के अंदर फील्ड ज़्यादा होगा। अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करें, देखो H किसके इक्वल होता है? N इंटू आई, याद है ना? तो आपने एक सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड के अंदर करंट, मान लो बाहर आपने रियोस्टैट लगाया, एक बैटरी कनेक्ट की, एक रियोस्टैट है, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है, रेजिस्टेंस कम करोगे तो इसमें करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, करंट बढ़ेगा तो इसकी H की वैल्यू बढ़ेगी। अब इसके अंदर आपने एक मटेरियल रख दिया जिसको मैग्नेटाइज हम करना चाहते हैं, तो आप क्या देखेंगे? शुरुआत में जैसे ही आप H बढ़ाओगे मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर जल्दी ही ये बड़ी लीनियरली ग्रो करेगी, ऊपर चलते चलते एक स्टेज आएगी कि ये बिल्कुल सैचुरेट हो जाएगी। इसके बियॉन्ड आप कितना भी H बढ़ाओ, कितना भी करंट बढ़ाओ, मैग्नेटाइजेशन इसके बियॉन्ड नहीं बढ़ेगी। अब आपने डिसाइड किया इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं, आपने करंट कम करना शुरू किया, मतलब H कम किया, लेकिन आप क्या देखोगे? जैसे ही आप H कम करोगे ये ग्राफ इस तरह से आएगा, सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा। H को आपने जीरो भी कर दिया, H को जीरो कर दिया, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन इसने रिटेन करके रखी है, कुछ ना कुछ H जीरो कर दिया लेकिन स्टिल इस क्रिस्टल के अंदर मैग्नेटाइजेशन होगी। तो इसी को हम बोलते हैं रेमनेंस या रिटेंटिविटी, रेमनेंस और रिटेंटिविटी। मैं अभी लिख रहा था ना हाई एंड लो, रिटेंटिविटी। व्हाट इज रिटेंटिविटी?
It is residual magnetization remaining after the removal of magnetizing field that is called as retentivity. ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद बेटा अब आप नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन H देना शुरू करो, मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो आप क्या देखोगे, ये बड़ी शार्पली रिड्यूस होकर जीरो पे आएगी। अब ये नेगेटिव साइड इस तरह से इसी तरह का लूप बनेगा और फिर यहाँ सैचुरेट हो जाएगी, फिर डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो ये ग्राफ इस तरह से चलेगा। मैं शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ चूँकि आपके सिलेबस में नहीं है और लेक्चर भी लंबा हो चुका है। तो यहाँ देखो आपने इतना नेगेटिव एच दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में इतना एच अप्लाई किया तो बची हुई मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं कोएर्सिविटी। ये पॉइंट और ये पॉइंट कोएर्सिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं। कोएर्सिविटी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव एच अप्लाइड सो दैट रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन कैन बी रिड्यूस टू जीरो। तो ये पॉइंट भी कोएर्सिविटी है, ये पॉइंट रिटेंटिविटी, तो ये भी। अब फिर से आपने वापस किया, एच को फिर जीरो किया, फिर इसने नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ रिटेन करके रखी है। पहले इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ था, बाद में इस डायरेक्शन में नेगेटिव। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज हिस्टैरिसीस। और यहाँ कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी आपको समझ आना चाहिए। नहीं समझ आया एक बार रिपीट कर लेना दोबारा से वीडियो। सो आपसे कोई पूछे व्हाट इज हिस्टैरिसीस? हिस्टैरिसीस लैगिंग बिहाइंड ऑफ एम from H, lagging behind of magnetization from magnetizing field. मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ता गया, मैग्नेटाइजेशन बढ़ती गई। मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने जीरो कर दिया लेकिन फिर भी मैग्नेटाइजेशन बची है। H को नेगेटिव किया मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, तब जाके मैग्नेटाइजेशन जीरो हुई। सिमिलरली इस साइड सैचुरेट हुआ, फिर वापस आते हुए H जीरो हो गया लेकिन मैग्नेटाइजेशन अभी भी रिटेन्ड है, अभी भी रिटेंटिविटी या रेमिनेंस है। फिर आपने उस साइड दिया H, इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तब जाके मैग्नेटाइजेशन जीरो हुई। राइट, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। लैगिंग बिहाइंड ऑफ M फ्रॉम H ड्यूरिंग रिपीटेड साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लैगिंग बिहाइंड ऑफ M फ्रॉम H ड्यूरिंग रिपीटेड साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस। बेटा हिस्टैरिसीस में ये जो एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप है, area enclosed by the loop, that will give us work done per cycle, work done per cycle। कौन सा साइकिल? एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। और एक चीज और, यहां मैंने बताया था नैरो हिस्टैरिसीस लूप होगा सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। तो अगर कोई सॉफ्ट मटेरियल है तो उसका लूप कुछ इस तरह से चलेगा, ये इस तरह से। ये सॉफ्ट के केस में ऐसा लूप बनेगा और हार्ड के केस में थोड़ा ब्रॉड लूप बनेगा, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि एरिया एनक्लोज क्या, वर्क डन। ठीक है, सो बेटा दिस इज ऑल इन फेरोमैग्नेटिज्म। तो यहां पे हमारा फेरोमैग्नेटिज्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब बचा बेटा सिंपली डायामैग्नेटिज्म। तो अब हम बात करते हैं डायामैग्नेटिज्म के कारण की, और बड़ा अजीब सा फिनोमिना है। इन दोनों में हम देख रहे हैं क्रिस्टल के अंदर छोटे छोटे डायपोल थे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एटॉमिक डायपोल थे, फेरोमैग्नेटिक में एटॉमिक डायपोल क्लब करके डोमेन बना चुके थे। जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई किया बस उनको अलाइन करना था, उनकी अलाइनमेंट हुई एक डायरेक्शन में तो पूरे क्रिस्टल पे मैग्नेटाइजेशन आ गई। तो छोटे लेवल पे डायपोल थे, चाहे एटॉमिक थे चाहे मैग्नेटिक डोमेन थे, बस उनको अलाइन किया तो मैग्नेटाइजेशन आ गई। अब डाया में मैग्नेटाइजेशन कैसे आती है, और वो भी ऑपोजिट टू अप्लाइड फील्ड। अगर तो डोमेन है या अगर अंदर एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, एटॉमिक डायपोल हैं, वो तो अलाइन करेंगे पैरेलल टू फील्ड, जो कि पैरामैग्नेटिक में होता है। तो यहां पे क्या होता है, तो अब हम डायामैग्नेटिज्म को शॉर्टकट में बेटा डिस्कस करने जा रहा हूं, जल्दी से समझिएगा, क्विकली, बिल्कुल फोकस करके रहना। डायामैग्नेटिज्म में ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन आती है। कैसे? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जीरो डायपोल मोमेंट होगी हर एक एटम की, जीरो डायपोल मोमेंट ऑफ ईच एटम और मॉलिक्यूल। तो हर मॉलिक्यूल या हर एटम के पास कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ही नहीं। हर एक एटम मॉलिक्यूल मैग्नेटिकली न्यूट्रल है, तो फिर डायपोल मोमेंट कैसे आई, और आई तो वो भी ऑपोजिट टू अप्लाइड फील्ड कैसे आई? तो ध्यान से समझिएगा बेटा। सपोज ये एक एटम है, ये सेंटर पे न्यूक्लियस है, इसके अंदर
एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का दूसरा पेयर जो होगा वो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा, राइट। एक पेयर एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, एक पेयर क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है। जो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है उसकी वजह से करंट क्लॉकवाइज है और जो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है उसकी वजह से करंट एंटी क्लॉकवाइज आई, ठीक है। दोनों के डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। इस बाहर वाले की वजह से अपवर्ड और इसकी वजह से डाउनवर्ड। ये एक ही शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं बट मैं इनको अलग अलग से दिखा रहा हूं। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक की डायपोल मोमेंट अपवर्ड होगी, एक की डाउनवर्ड, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। यहां मैं अब पहले तो साइड व्यू दिखा रहा था, अब मैं मान लीजिए आप टॉप से देख रहे हैं एटम को और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं अलग अलग ले आता हूं। इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसकी वजह से करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी डायपोल मोमेंट होगी नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से जो डायपोल मोमेंट होगी म्यू, उसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड्स। इसमें आउटवर्ड्स है तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायपोल मोमेंट है, इसकी आउटवर्ड्स, इसकी इनवर्ड्स। अब आपने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए नॉर्मली इनवर्ड्स इस, ये बेटा एक ही ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही ऑर्बिट के दो इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग से शो कर रहा हूं। आपने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, राइट, नॉर्मली इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। तो देखते हैं जरा क्या होता है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के लिए ये फील्ड की डायरेक्शन है, ये चार्ज पार्टिकल का मोशन और फोर्स यहां एक्ट करेगी, ठीक है। बट ये तो तब होता है जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। इस केस में पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव, तो इसमें फोर्स कहां एक्ट करनी चाहिए, डाउनवर्ड्स। इस इलेक्ट्रॉन पे, उस पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, उस पेयर में से दूसरे इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गई, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गई। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r, मास और रेडियस सेम रहेंगे। इस केस में v बढ़ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ी तो v बढ़ेगा। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कम हुई, v कम हो गया। v बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट बढ़ गया, यहां इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट कम हो गया। तो करंट कम हो गया तो डायपोल मोमेंट कम हो गई। मान लो इसको μ1 लिख दूं, इसको μ2 लिख दूं, तो μ1 बढ़ गया और μ2 कम हो गया। जब आपने इस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई किया, एक ही पेयर में, एक ही ऑर्बिट के अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे थे, पहले दोनों की डायपोल मोमेंट बराबर थी और कैंसल आउट हो रही थी। अब जिसकी डायपोल मोमेंट ऑपोजिट टू अप्लाइड फील्ड है, बाहर की तरफ, इसकी डायपोल मोमेंट बढ़ गई और जिसकी इनवर्ड है उसकी कम हो गई। तो इसमें हर एक एटम पे डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुई और ऑपोजिट टू अप्लाइड फील्ड इंड्यूस हुई, ठीक है। एक का मोशन बढ़ गया, एक का कम हो गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा बस यही है आज की क्लास में। इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हाँ, इसमें एक इफेक्ट अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में आपको दिखेगा, मिसनर इफेक्ट। मिसनर इफेक्ट क्या होता है? व्हेन मेटल्स आर सुपर कूल्ड, मेटल्स आर सुपर कूल्ड, आपको याद होगा बहुत लो टेम्परेचर पे जब वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, दैट इज सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, दे शो परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म, दे शो परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म मतलब पूरी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल कर देंगे। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में ये क्रिस्टल मैंने रखा तो एक भी फील्ड लाइन इसके अंदर नहीं जाएगी, सारी की सारी फील्ड लाइंस इसके बाहर जाएंगी, अंदर भी जीरो बना रहेगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करते हैं, वैसे अगर मैग्नेटिक शील्डिंग करनी हो तो हम किसी भी स्पेस को एनक्लोज कर दें सुपर कंडक्टर के अंदर। सुपर कंडक्टर शो परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म, मतलब जितना आप अप्लाई करोगे फील्ड उतना ही अंदर इंड्यूस होगा इसके ऑपोजिट डायरेक्ट, अंदर नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। सो सुपर कंडक्टर्स शो परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज मेसनर्स इफेक्ट। ये हाई स्पीड ट्रेन्स में, मैग्नेटिकली लेविटेटेड ट्रेन्स में ये फिनोमिना हम इस्तेमाल करते हैं।
तो बस आज तो इस साल 2020 में जो आज का मेरा लेक्चर है, मुझे लगता नहीं इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन कल को अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और फंडामेंटल समझ के लिए। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं होगा डाया पैरा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं तो हायर स्टडीज़ में भी आपके सामने चैलेंज आएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।